अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 9 सॉल्यूशन में से राउट लॉ के हवाले से है। राउट लॉ जो कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करने के लिए एक बेसिक पॉइंट है। राउट लॉ की टोटल स्टडी वेपर प्रेशर के रिलेटेड है। वेपर प्रेशर क्या होता है? जब हमारे पास किसी कंटेनर के अंदर कुछ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन पड़ा होता है तो वो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन की वजह से ज़्यादा हो चुकी होती है वो अपनी इस सतह को छोड़ते हैं और इस फ्री स्पेस के अंदर बुखारात की सूरत में यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये बुखारात अपने उस जो लिक्विड स्टेट है उसके ऊपर भी प्रेशर डालते हैं और उस फ्री स्पेस में भी प्रेशर क्रिएट करते हैं। इसको बोला जाता है वेपर प्रेशर। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन बना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिल जाने से। अब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया जबकि हमें उनके वेपर प्रेशर, जब वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्योर स्टेट में थे, उनके वेपर प्रेशर का पता नहीं था और बना दिया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन बन जाने के बाद हमें महसूस हुआ कि हमने जो प्योर सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लेना था। ओहो, ये तो बहुत गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई। राउल्ट साहब जो थे, बाय नेम एक साइंटिस्ट था राउल्ट, उसने कहा हरगिज़ परेशान ना हो, जब सॉल्यूशन आपका बन चुका है अब भी कुछ नहीं किया, आप उसमें उस सॉल्यूशन के अंदर से भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? उसने कहा मेरी स्टेटमेंट को समझो। कैसे भला? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ इन सॉल्यूशन, ये हमारे पास कंटेनर है जो कि सॉल्यूशन का कंटेनर है, सॉल्यूशन बन चुका हुआ है। इसके अंदर ये वाला ऊपर यहाँ पे सॉल्वेंट मौजूद है, नीचे यहाँ पे सॉल्यूट मौजूद हैं। अब इस सॉल्यूशन के अंदर इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अबव दिस सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इतनी सी जहमत करनी है कि आपने जो सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन के अंदर यूज़ किया है उसको सेपरेटली तौर पे लेके उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट करके साइड पे नोट कर लें और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन दैट सॉल्यूशन, उसी सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ। अब नई बात यहाँ से आगे, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन जो है वो number of moles of that specific solvent to the total number of moles of solute and solvent present in that solution। अब फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ कि जो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट उसके नंबर ऑफ़ मोल्स n1 हैं और उस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, उसके साथ और भी कोई चीज़, मिसाल के तौर पे और भी कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो सकता है, उसके नंबर ऑफ़ मोल्स को n3 के साथ रिप्रेजेंट कर दें। अब इस एक के नंबर ऑफ़ मोल्स जो कि हमने सॉल्वेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स कहे हैं, इसकी तमाम मोल्स के साथ जो रेशो निकलती है उसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को x1 से ज़ाहिर कर देंगे। अब ये हमने कैलकुलेट कर लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब इस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को जो कि अलहदा से नोट किया गया था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उसके साथ मल्टीप्लाई करें। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? मैथमेटिकली तौर पे यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे क्या है भला, गौर से देखना है। P naught is the vapor pressure of solvent in their pure state, x1 is the mole fraction of solvent जो कि नोट कर लिया गया, समझ लिया गया, will be equal to the vapor pressure of solvent in solution। P naught क्या है? वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है जबकि वो सॉल्यूशन की सूरत में है। P naught क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन देयर प्योर स्टेट है और x1 मोल फ्रैक्शन है। इसके अंदर थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि समेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूएंट, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि किसी सॉल्यूशन को बनाने वाले हैं, उनका समेशन, उनके मोल फ्रैक्शन का समेशन इक्वल टू 1 होता है। कैसे भला? x1 प्लस x2, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट हैं, विल बी इक्वल टू 1। अब इनका समेशन इक्वल टू 1 होगा। ये कैलकुलेटेड और ऑथेंटिक बात है। यहाँ से आप x1 कैलकुलेट कर लें, साइड पे निकालें, चूँकि आप फार्मूले के अंदर x1 ही है।
ये वाला फैक्टर इधर आके यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1 माइनस x2। अब देखो ये वाली वैल्यू जो है आप इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें, और पुट कर देने के बाद मैथमेटिकली तौर पे यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। कैसे भला, देखो ज़रा कि हमारे पास ये वाली चीज़ इसके अंदर, ये इसकी जगह पे ये वाली हमने पुट करनी है, P इज़ इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 माइनस x2। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे इंडिविजुअली तौर पे, P इज़ इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू x2। अब इसके अंदर थोड़ी सी चेंज करनी है हमने। कैसे भला, देखो हमारे पास है P इज़ इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट x2। थोड़ा सा चेंज किस सूरत में करें कि इस पूरे फैक्टर को बराबर की इस साइड पे लेके आएँ और इसको बराबर की इस साइड पे, इनकी पोजीशन चेंज कर दें। कैसे चेंज होगा, पोजीशन वाला फिनोमिना इसके अंदर मॉडिफिकेशन, P नॉट ये वाला उधर जाने से माइनस P इज़ इक्वल टू इसकी, ये जब इधर आएगा तो इसकी ये वाली नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगी, P नॉट x2। अब ये जो डिफ्रेंसिएशन वाला यानी ये वाली साइड है जिसमें से एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू माइनस हो रही है, इसको हम चेंज इन वेपर प्रेशर कहेंगे, और चेंज इन वेपर प्रेशर को डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल्टा P इसका मतलब है चेंज इन वेपर प्रेशर। अब ये है लोअरिंग, यानी कमी आ रही होनी है वेपर प्रेशर के अंदर, जबकि सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर आ चुका हुआ है, तो इसको बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन देयर प्योर स्टेट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब आप ये पहले तक हम x1 को कहते रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x2 किसको कह रहे हैं भला, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब दिस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जब वो सॉल्वेंट सोल्यूट के अंदर आ चुका है तो उस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर अपने प्योर वेपर प्रेशर से कम होंगे। ये चीज़ हमें यहाँ से बताती है कैसे कम होंगे। दिस चेंज इन वेपर प्रेशर वाइल सॉल्वेंट इन सोल्यूशन विल बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। कैसे, आगे चल के भी बातें करेंगे इसके रिलेटेड कि यानी यहाँ से जो डेफिनेशन नई बनेगी किसकी भला, राउल्ट लॉ की, कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी डायरेक्टली रिलेटेड विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखें इसके अंदर थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन करें, डेल्टा P डिवाइडेड बाय ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, P नॉट विल बी इक्वल टू x2। अब यहाँ से एक नया फैक्टर है, इसको हमने कहा था सिंपल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये है रिलेटिव लोअरिंग है कि इसमें कि लोअरिंग विद रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन देयर प्योर स्टेट। अब इसको रिलेट किया जा रहा है लोअरिंग वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन देयर प्योर स्टेट के साथ, और इसका डायरेक्टली रिलेशन है अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज़ प्रेजेंट इन दैट सोल्यूशन। अब यहाँ से ये वाला जो नई एक हमारे पास एक इक्वेशन है, ये हमें बताती है relative lowering of vapor pressure. अब this relative lowering of vapor pressure will depend upon relative lowering of vapor pressure will depend upon number 1 यानी पहला पॉइंट है कि डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन या कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बोल सकते हैं, डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा कि देखो गौर से, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यहाँ से ये जो इक्वेशन बनी है इसमें कहीं भी टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं है, तो हम कहेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के कम्प्लीटली तौर पे इंडिपेंडेंट है। अब तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कैसे भला कि
relative lowering of vapor pressure remain constant। हमारे पास ये वाला जो relative lowering of vapor pressure है ये constant रहेगा। कब? जब इक्वी मालिक्यूलर रेशो इक्वी मालिक्यूलर जो हमारे पास होगी सल्यूट की अमाउंट वो ली जाएगी इन कांस्टेंट इन सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। गौर से तवज्जो से इसको पॉइंट को देखना है कि दिस विल बी रिमेन कांस्टेंट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट व्हेन, कब? इक्वी मालिक्यूलर सल्यूट्स substances इक्वी मालिक्यूलर सल्यूट सब्सटेंस, हाँ जी, उसके बाद है मिक्स्ड विद इक्वी मालिक्यूलर सल्यूट सब्सटेंस मिक्स्ड विद सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर लेते हैं ब्रीफली। देखो हमारे पास अगर हमारे पास एक सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, मैं कहता हूँ यहाँ पे ये हमारे पास एक सॉल्वेंट है यहाँ पे मौजूद है। अब इसके अंदर हमने सल्यूट जो है वो 1 मोल सल्यूट ले लिया, 1 मोल सल्यूट यूरिया का 1 मोल ले लिया। इस तरीके से 1 मोल हमने ग्लूकोज का ले लिया और इस तरीके से 1 मोल ही हमने इसके अंदर सक्रोज का ले लिया, शुगर जिसे बोलते हैं सक्रोज, जिसको शुगर बोला जाता है। 1 मोल यानी इक्वी मालिक्यूलर है ना, कैसे भला? इसका 1 मोल है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ मालिक्यूल्स जो है 6.02 × 10⁻23, इसके अंदर भी वही अमाउंट है मालिक्यूल्स की, इसके अंदर भी वही अमाउंट है। अब जबकि इसको एक ही यानी मिकदार के अंदर, यानी यहाँ पे सॉल्वेंट चेंज नहीं कर रहे, सॉल्वेंट की जो मैस है या उसकी जो अमाउंट है वो सेम है, उतनी ही है। अगर इसको उतनी ही मिकदार में डाल देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लिया, इसका भी उतनी यानी 1 मोल ही लेके उतनी ही मिकदार सॉल्वेंट के अंदर मिलाया, सॉल्यूशन बनाया, वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लिया, इसका भी इसी तरीके से लेके फिर दोबारा से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी तीनों डिफरेंट किस्म की एक ही अमाउंट में ली गई, यानी जो सल्यूट की वो कंडीशंस हैं वो डालने से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर कोई असर नहीं होगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तीनों, चाहे कि वो तीनों डिफरेंट नेचर के सब्सटेंस हैं लेकिन इक्वी मालिक्यूलर हैं, उनकी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो एक जैसे ही हैं, इसलिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।